एमिरेट्स दुनिया की नंबर 1 एयरलाइंस है। इनकी सर्विसेज, फैसिलिटीज, लग्जरी और सेफ्टी का पूरी दुनिया में कोई मैच नहीं है। ये कैसे दुनिया की नंबर 1 एयरलाइंस बन जाती है, आइए शुरू से शुरू करते हैं। साल 1937 में भी दुबई पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था। ब्रिटिश इंडिया की तरह यहाँ पर भी इंडियन करेंसी चलती थी। ब्रिटिशर्स को दुबई की लोकेशन ट्रेवल करने के हिसाब से सबसे आइडियल लगती थी, क्योंकि ये यूरोप, अफ्रीका और एशिया के ठीक सेंटर में मौजूद है। ब्रिटिश इंपीरियल एयरवेज दुबई के समुंदर में एक फ्लाइंग बोट्स की बेस बनाना चाहते थे और फिर उन्होंने दुबई के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया। लॉन्ग रेंज फ्लाइट बोट्स यूके से दुबई में लैंड करती थी और यहाँ रिफ्यूलिंग के बाद उन्हें ब्रिटिश इंडिया और एशिया के दूसरे मुल्कों में भेजा जाता था। और हैरत की बात यह है कि इस बेस का मंथली रेंट करीब 500 रुपए था, जिसके अंदर सारे अखराजात मौजूद थे, इवन गार्ड्स की सैलरी भी मौजूद थी। उस वक्त कौन जानता था कि ये एरिया कुछ ही सालों में दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट में कन्वर्ट होने वाला है और यहाँ पर चलने वाली एयरलाइंस दुनिया की नंबर 1 एयरलाइंस बनने वाली है। एमिरेट्स एयरलाइंस को किस मुश्किल वक्त में बनाया गया, आखिर एक छोटे से शहर की एयरलाइंस दुनिया में नंबर 1 एयरलाइंस कैसे बन जाती है और इस एयरलाइंस को एस्टेब्लिश करने में पाकिस्तान का क्या रोल है, आइए जानते हैं एमिरेट्स एयरलाइंस की हिस्ट्री की डिटेल आज के इस वीडियो में। मेरा नाम डॉक्टर सरमद सलमान है और मैं अपने मीडिया चैनल में आपको एक और वीडियो में खुशामदीद करता हूं। YouTube के एल्गोरिदम के लिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए ताकि ये वीडियो और लोगों तक और ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक जा सके, और इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। 1950 में दुबई के रूलर शेख राशिद बिन अल मखतूम थे। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि उनके पास जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो 30 से 40 साल ही चलने वाले हैं। उनको जल्द से जल्द एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम बनाना था। उन्होंने देखा कि ब्रिटिशर्स दुबई की लोकेशन को इस्तेमाल करते हैं, वहां अपने पैसेंजर्स को स्टॉप ओवर देते हैं, रिफ्यूलिंग करते हैं और बदले में मामूली से रेंट देते हैं। यही देखते हुए दुबई के किंग ने 1959 में दुबई एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन शुरू करवाई। 1960 में दुबई एयरपोर्ट को ऑफिशियली लॉन्च किया गया और ये बिल्कुल छोटा सा एयरपोर्ट था, बिल्कुल छोटा सा रनवे था और एक छोटे कमरे जैसा इनका टर्मिनल था। इस छोटे से एयरपोर्ट पे सिर्फ छोटे जहाज ही लैंड किया करते थे। फिर 1965 में प्रॉपर मेटल रनवे बनाया गया और पहले बड़े जेट को यहाँ लैंड कराया गया। वो बड़ा जहाज मिडिल ईस्ट एयरलाइंस का जहाज कॉमेट था। हर गुजरते साल के बाद दुबई के रूलर इस एयरपोर्ट पे नई फैसिलिटीज लॉन्च करवाते थे और 1969 तक यहाँ पर 9 बड़ी एयरलाइंस काम करने लग चुकी थी और उस पॉइंट ऑफ टाइम तक करीब 20 डेस्टिनेशंस पे ऑलरेडी ट्रैवलिंग हो रही थी। 1980 तक दुबई एक इंटरनेशनल स्टॉप ओवर बनकर नजर आने लगा, जहां एयर इंडिया, कैथे पैसिफिक, सिंगापुर एयरलाइंस और मलेशियन एयरलाइंस जैसे बड़े नाम यहाँ रुककर रिफ्यूलिंग करवाते थे। दुबई से पहले ये सारा काम कराची एयरपोर्ट पे किया जाता था। ये तमाम फ्लाइट्स कराची में आकर रिफ्यूलिंग करवाती थी, लेकिन देखते ही देखते दुबई ने तमाम फ्लाइट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। उस वक्त में मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी एयरलाइंस गल्फ एयरलाइंस हुआ करती थी। गल्फ एयरलाइंस बेसिकली बहरीन की एयरलाइंस थी। उस वक्त पूरा मिडिल ईस्ट अगर कोई अच्छी एयरलाइंस में ट्रैवल करता था तो वो गल्फ एयरवेज थी। वो तमाम लोग गल्फ एयरवेज के जरिए दुबई आते थे और वहां से फिर इंटरनेशनल फ्लाइट्स में इंटरनेशनली ट्रैवल किया करते थे। 1980 में दुबई के डिफेंस मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम थे। उन्हें गल्फ एयरलाइंस ने एक ऑफर दी। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ ये अनाउंस कर दें कि गल्फ एयरलाइंस दुबई की ऑफिशियल एयरलाइंस है। इससे गल्फ एयरलाइंस को भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स मिलना शुरू हो जाएंगी और दुबई को भी बहुत फायदा होगा। बदले में दुबई को 50% स्टेक्स भी दिए जाएंगे इस एयरलाइंस के। लेकिन शेख मोहम्मद ने इस ऑफर को कबूल करने से सीधा इनकार कर दिया। इस पर गल्फ एयर वालों को बहुत गुस्सा आता है कि खामखा इतने ज्यादा पैसेंजर्स पूरे गल्फ से लाके हम दुबई को देते हैं और वो तमाम पैसेंजर्स और इंटरनेशनल फ्लाइट्स में बैठकर चले जाते हैं और बदले में हमें कुछ नहीं मिलता। लिहाजा गल्फ एयर ने शेख मोहम्मद के मना करने के बाद दुबई जाने वाली तमाम फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी और गल्फ एयर के इस फैसले से दुबई के इंटरनेशनल स्टॉप ओवर को खासा नुकसान होने लगा। ये वो वक्त था जब दुबई के शेख ने अपनी ऑफिशियली एमिरेट्स एयरलाइंस बनाने का इरादा किया। इसका मतलब ये था कि दुबई उन एयरलाइन से कंपीट करने जा रहा है जिन्हें बने 100 साल से भी ज्यादा हो गए थे, जिनमें बड़े नाम गल्फ एयरवेज, ब्रिटिश एयरवेज, सिंगापुर एयरवेज, लुफ्थांसा, एयर इंडिया जैसे बड़े बड़े नाम मौजूद थे, जिनके खिलाफ एमिरेट्स को ऑपरेट करना था। अब ये काम जितना सुनने में मुश्किल लग रहा है, एक्चुअली में ये इससे भी ज्यादा मुश्किल था। उस वक्त एक बोइंग 737 की प्राइस $25 मिलियन थी। इसके अलावा पायलट्स, इंजीनियर्स और क्रूज भी ट्रेन करने थे, जिनमें अलग से खर्चा लग रहा था। टोटल में दुबई को करीब 6 से 7 करोड़ डॉलर खर्च करने थे और उसके बाद भी ये रिस्क था कि क्या ये एयरलाइंस चल सकेगी कि नहीं। तो यहाँ पर आता है पाकिस्तान का रोल। दुबई के शेख ने पाकिस्तान से मदद मांग ली क्योंकि उस वक्त PIA बहुत ही प्रोफेशनल और वेल एस्टेब्लिश्ड एयरलाइंस थी। पाकिस्तान ने दुबई को उस वक्त 2 बोइंग 737-300 लीज पर दिए। इन जहाजों पर एमिरेट्स की ब्रांडिंग की गई, लेकिन इसमें मौजूद पायलट्स, क्रू और इंजीनियर्स तमाम PIA के थे। इन प्लेन्स को चलाया तो एमिरेट्स के नाम पर गया, लेकिन तमाम मैनेजमेंट PIA की थी और इस काम के बदले में दुबई के शेख ने पाकिस्तान को $1 करोड़ दिए। यहाँ पर शेख ने बहुत स्मार्टली प्ले किया। जो काम 6 से 7 करोड़ डॉलर्स में होना था वो $1 करोड़ में कर लिया और एमिरेट्स की पहली तारीख की फ्लाइट 1985 में दुबई से कराची आती है
और इसके बाद मुंबई, दिल्ली, कोलंबो, ओमान और कायरो जैसी डेस्टिनेशन पे भी ट्रैवलिंग होना शुरू होती है। एमिरेट्स के पहले ही साल में 2,50,000 पैसेंजर्स ने इस एयरलाइंस में ट्रैवल किया और उन्होंने एक साल के अंदर ही अपनी $1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पूरी कर ली। 1987 में जब एमिरेट्स ने अपने खुद के एयरप्लेन खरीद लिए तो उन्होंने PIO को उनके पुराने जहाज वापस कर दिए। 1990 की शुरुआत में गल्फ वॉर के दौरान जहां तमाम एयरलाइंस ने अपनी ऑपरेशंस बंद कर दिए थे, वहां एमिरेट्स ने दोबारा बहुत स्मार्टली प्ले किया। वो यहां उन पैसेंजर्स को भी टारगेट करने लगे जो उनकी कंपेटिटिव एयरलाइंस में ट्रैवल किया करते थे। गल्फ वॉर के आखिरी 10 दिनों में अगर कोई एयरलाइन अपने ऑपरेशंस कर रही थी तो वो एमिरेट्स एयरलाइंस थी। नए पैसेंजर्स ने एमिरेट्स में वो फैसिलिटीज भी पाई जिन पर दूसरी एयरलाइंस एक्स्ट्रा चार्ज करती थी, जैसे कि पर्सनल एंटरटेनमेंट सिस्टम, लग्जरी कैबिन्स और जबरदस्त डाइनिंग। इसने एमिरेट्स को और सक्सेसफुल बना दिया। बाद में अपने लॉयल पैसेंजर्स के लिए एमिरेट्स ने स्काईवॉर्ड प्रोग्राम भी लॉन्च किया और अब इंटरनेशनल पैसेंजर्स के बढ़ने के साथ साथ दुबई की पॉपुलैरिटी ने भी एमिरेट्स को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। बल्कि अगर ऐसा कहा जाए कि दुबई की पॉपुलैरिटी में एमिरेट्स का बहुत बड़ा हाथ है तो ये भी गलत नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फ्लाइट रूट यूरोप से साउथ एशिया और ऑस्ट्रेलिया है। अगर यूरोप से ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल ली जाए तो ये एक दूसरे से करीब 14,800 किलोमीटर दूर है। ये इतना बड़ा डिस्टेंस बनता है कि कोई भी फ्लाइट डायरेक्ट ट्रेवल नहीं कर सकती। इसमें ज्यादातर फ्लाइट्स को कहीं ना कहीं रिफ्यूलिंग के लिए स्टॉप लेना पड़ता है। इस रूट पर सबसे ज्यादा फायदा एमिरेट्स एयरलाइंस को होता है क्योंकि एमिरेट्स ने अपना हब दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाया हुआ है, जहां दूसरी फ्लाइट्स को स्टॉप ओवर के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। वहां एमिरेट्स दुबई में ना सिर्फ अपनी कॉस्ट पे भी जाती है बल्कि अपने पैसेंजर्स को कंपेटिटिव रेट्स में टिकट्स भी फराहम करती है और इससे दुबई में भी विजिटर्स बढ़ते हैं क्योंकि बहुत से लोग आगे जाने से पहले 1-2 दिन दुबई में रहना चाहते हैं। इसके अलावा इनका एक फ्यूल कॉस्ट एफिशिएंसी सिस्टम ये था कि नॉर्मली अगर प्लेन का टैंक फुल होता है तो प्लेन की फ्यूल एफिशिएंसी कम हो जाती है क्योंकि एक्स्ट्रा फ्यूल का मतलब एक्स्ट्रा वेट, और एक्स्ट्रा वेट की वजह से प्लेन के इंजन्स को ज्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस करना पड़ता है और जिसके नतीजे में ज्यादा फ्यूल यूज होता है। एमिरेट्स एयरलाइंस का हब चूंकि यूरोप, अफ्रीका और एशिया के सेंटर में है, इसलिए कभी भी वो अपना फ्यूल टैंक फुल नहीं करते और इसकी वजह से उन्हें ज्यादा फ्यूल एवरेज मिल जाती है। ऐसा करने से वो अपने पैसेंजर्स को दुबई में थोड़ा स्टे देकर फ्यूल के जरिए से भी काफी पैसे बचा लेते हैं। इसके अलावा अगर दूसरी एयरलाइंस स्टॉप ओवर की कॉस्ट बचाने की कोशिश करती हैं तो उन्हें फ्यूल टैंक फुल करना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें एक्स्ट्रा फ्यूलिंग करनी पड़ती है और उनकी एवरेज कम हो जाती है। एमिरेट्स की सक्सेस के पीछे उनकी मार्केटिंग और जबरदस्त फैसिलिटीज ही नहीं है बल्कि कुछ ऐसे सीक्रेट्स भी हैं जिनको उन्होंने सालों तक दुनिया से छुपा कर रखा। एयरबस A380 दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल एयरप्लेन है जिसमें एक ही वक्त में 850 से भी ज्यादा पैसेंजर्स आसानी के साथ ट्रेवल कर सकते हैं। हैरत की बात यह कि बहुत सारी और भी एयरलाइंस A380 का यूज कर रही हैं लेकिन इस बड़े जहाज से वो कोई खास फायदा नहीं उठाते। अगर कोई एयरलाइंस इस A380 से भी फायदा उठा रही है तो वो एमिरेट्स है। एक्चुअली में A380 एक बहुत ही बड़ा जहाज है, जहां वो इतने ज्यादा पैसेंजर्स को भी लेके जाता है, वहां पे इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है। एमिरेट्स के पास 119 A380s हैं और वो भी सेम मॉडल के। 1995 में एमिरेट्स ने फैसला किया था कि वो एक ही मॉडल के बहुत सारे जहाज खरीदेंगे। आज एयरबस A380 की कॉस्ट $450 मिलियन है, जो इसको दुनिया का महंगा तरीन कमर्शियल जेट बनाती है। एमिरेट्स एयरलाइंस ने एयरबस के साथ एक बल्क डील की। इस तरह उन्हें काफी सारे जहाज भी मिल गए और उन्हें बहुत डिस्काउंट भी हुआ। और तो और इन सब के मेंटेनेंस के लिए एमिरेट्स ने इन हाउस यूनिट बना रखा है। इनके स्पेयर पार्ट्स भी सारे एक जैसे हैं और उन्हें एक साथ ही ऑर्डर किया जाता है, जहां पर एमिरेट्स बाकी एयरलाइंस की निस्बत में अच्छी खासी सेविंग कर लेता है और बाकी एयरलाइंस के पास सारे अलग अलग मॉडल्स हैं। इसकी वजह से मेंटेनेंस इन्हें थर्ड पार्टी के जरिए करनी पड़ती है और उसमें बहुत एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। आज एमिरेट पैसेंजर पर किलोमीटर के हिसाब से दुनिया की चौथी और टन किलोमीटर के हिसाब से दुनिया की दूसरी बड़ी एयरलाइंस है। 1998 से लेकर अब तक करीब 1 अरब से भी ज्यादा लोगों ने एमिरेट्स में ट्रेवल किया है और अब तक एमिरेट्स करीब 4 करोड़ टन से भी ज्यादा कार्गो डिलीवर कर चुका है। ये दुनिया की वाहिद एयरलाइंस है जिनको कभी भी कोई मेजर नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ कोविड-19 में ही एक ऐसा पार्ट आया था जिसमें इन्हें भी थोड़ा लॉस हुआ था। अब इनका एनुअल प्रॉफिट 10 बिलियन दिरहम से भी ज्यादा का है और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट आज भी दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम को ही जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह की एक वीडियो मैंने फ्लाइट MH370 की डिसअपीयरेंस पे बनाई थी, उसे लाजमी देखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।